खबर ऐसी जो हर वर्ग के मजदूर के लिए है बेहद ज़रूरी। नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप देख रहे हैं प्रज्ञा न्यूज़। मजबूत मजदूर वर्ग के लिए जागरूकता है सबसे महत्वपूर्ण। जी हाँ, सही सुना आपने। आपका अधिकार आपकी जागरूकता ही दिला सकती है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शिवहर्ष पांडे जी हैं। मजदूर आज के समय में इंडस्ट्री जोन की जान है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है। इनके हक के लिए कई सारी संस्थाएं हैं, यूनियन बने हुए हैं, लेकिन फिर भी इनको इनका हक नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी है इस समय, मतलब अभी के समय में इनकी न्यूनतम मजदूरी क्या है? नमस्कार, मैं हूँ शिवहर्ष पांडे और मैं एक एडवोकेट हूँ। वापी कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। लिटिगेशन प्रैक्टिस है क्रिमिनल साइड से। और मैं आपके चैनल का और आपका बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आपने इतना काबिल समझा और आपने ये इंटरव्यू में मुझे बुलाया। और जो पहला क्वेश्चन है आपका मिनिमम वेजेस करके, तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1968 में आया था, ठीक है। और ये एक्ट जो लेबर है वो उनके सेफगार्ड, उनके राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके ऑब्लिगेशंस को सेफगार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था। और जो ये लेबर्स है वो एक उनको ना एक पिलर तरीके बताया गया है जो इंडस्ट्री में, बिकॉज अगर ये लेबर ये इंडस्ट्री में नहीं होंगे तो ये इंडस्ट्री पूरी कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। इंडस्ट्री ही नहीं रहेंगी फिर तो। और उसके बाद और ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट में आप जो बात करें, उसमें मिनिमम वेजेस एक्ट में ये बताया गया कि उनका एक्सप्लॉयटेशन कैसे रोका जाए, ठीक है। और उनको एक मिनिमम वेजेस जो है जो उनको नहीं मिलती है तो उनको कैसे, मतलब उनके जो राइट्स है उनको रिस्पॉन्सिबल कैसे उनको बताया जाए, उनको अवेयर किया जाए इसको, ठीक है। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम में ये बताना चाहता हूँ कि जो जोन वाइज सेट किया गया है अमाउंट, जो सैलरीज सेट किया गया है वो जोन वाइज है। दैट इज़ उसमें 3 कैटेगरी बताया गया है। पहला कैटेगरी है अनस्किल्ड, दूसरा है सेमी स्किल्ड एंड द थर्ड इज स्किल्ड, ठीक है। जो अनस्किल्ड में है उसका पर डे का जो सैलरी जो सेट किया गया है वो है 476 पर डे, और जो सेमी स्किल्ड है उसमें 487 पर डे, और जो स्किल्ड है उसमें 497 पर डे का बताया है। जो अप्रॉक्सीमेटली वो मंथली में कैलकुलेट करेंगे उसको तो अप्रॉक्सीमेटली 12,000 या 13,000 करके वो टोटल अमाउंट बैठता है उसमें। तो ये तो है जो सरकार ने निश्चित की है उनकी न्यूनतम मजदूरी। तो सरकार द्वारा निश्चित की गई ये न्यूनतम मजदूरी अगर मजदूरों को नहीं मिलती है तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, कहाँ जाके अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, या क्या किसी के पास जाएंगे अपनी ये न्यूनतम मजदूरी की मांग करने के लिए, या फिर? आपका ये सवाल बहुत ज़्यादा अच्छा है एक्चुअली, क्योंकि इससे लोगों जो लेबर्स है उनको उनकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलेगी, अवेयर होंगे उससे वो लोग। जैसे कि आप देखा जाए कि अगर उनका जो एक्सपेक्टेशन, अगर उनको सैलरी, उनके वेजेस उनको नहीं मिल रहे हैं तो पहले पर जो उनका पहला एक नॉमिनल स्टेप होगा, वो नॉमिनल स्टेप जाएगा पहले उनके सुपरवाइज़र के पास। वो पहले सुपरवाइज़र के पास जाएंगे। अगर उनको वहाँ भी ना सुना गया, ना उनका कोई भी रिलीफ मिली उनको, तो वो जा सकते हैं अपने मैनेजर के पास। मैनेजर के पास भी नहीं गए तो वहाँ पे भी अगर उनको नहीं सुना गया, कोई भी रिलीफ नहीं मिली, ठीक है, तो उसके बाद वो लोग लेटर लिख सकते हैं कंपनी के ओनर को। जो कंपनी के ओनर होंगे उनको वो लेटर लिखेंगे। वहाँ से भी उनको कोई भी रिलीफ, कोई रेमेडी नहीं मिली तो वो थक हार के विदिन 6 मंथ्स जो कि दायरा दिया गया है, अमाउंट जो टाइम बाउंड दिया गया है वो 6 मंथ जहाँ पे उनका ड्यू होता है, जिसको आउटस्टैंडिंग सैलरी भी बोला जाता है, कि आउटस्टैंडिंग सैलरी जहाँ पे ड्यू हुई उसके 6 महीने के भीतर उनको लेबर इंस्पेक्टर, दैट इज़ लेबर, और लेबर कमिश्नर भी जिनको कहा जाता है, जो हर एक ज़िले में स्थित होते हैं, जो उनके कचहरी में जाके आप उनके याचिका दाखिल कर सकते हैं। और जो लेबर इंस्पेक्टर होंगे वो अगर ये तथ्य को वो उसको प्रूवन फैक्ट माना जाएगा, उसको अगर फैक्ट प्रूव होता है, उनके जो भी एविडेंसेस होंगे वो सबको कंसिडर करके आगे देखेंगे। अगर वो सामने, फिर जो सामने पार्टी होगी जिसको दैट इज़ जो कंपनी होंगी उनको नोटिस इशू करेंगे। नोटिस इशू करने के बाद अगर उनको लगता है तो वो डायरेक्ट करेंगे उनको कि भाई इसको कंप्लाई होना चाहिए। ये जो उनके जो ऑर्डर्स होंगे कि भाई इनको इतना मिनिमम वेजेस है, उतना मिलना चाहिए, वो ऑर्डर्स कंप्लाई होंगे। अगर वहाँ से कंप्लायंस नहीं होता है तो वो ये जो पूरा केस है इसको रिफ़र कर देंगे लेबर कोर्ट को, ठीक है। लेबर कोर्ट को, और लेबर ट्रिब्यूनल भी बोला जाता है इसे, ठीक है। और लेबर कोर्ट में जब ये मैटर जाएगा फिर सामने जो पार्टियाँ होंगी उनको नोटिस इशू होगा उनके, फिर वो अपने एडवोकेट को रोक के फिर अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। और अगर इसमें उनको उनके केस, अगर केस को अगर साबित हो गया इसमें, तो उसमें कॉम्पनसेशन होता है। कॉम्पनसेशन आएगा और उनकी जो सैलरी रहेगी, सैलरी के डबल भी हो सकता है और उससे एक्स्ट्रा भी कॉम्पनसेशन दिया जाएगा उनको,
ठीक है। हमारे जो मजदूर भाई हैं वो मेहनत की परिभाषा है, वो काम करने लग जाए तो 12 से 14 घंटे या 15-16 घंटे भी ओवर टाइम करते हैं। तो जो ये ओवर टाइम है इसका क्या नियम है? देखिए, ओवर टाइम का जैसे आपने पूछा मेरे से, आपको मैं बता दूं कि जो मिनिमम वेजेस में एक्ट में सेक्शन 14 में बताया गया है ओवर टाइम के बारे में कि ओवर टाइम कितना होना चाहिए, उसकी अमाउंट, उसकी जो प्राइस होनी चाहिए, जो उसका वेज होना चाहिए, कितना वेज होना चाहिए। तो इसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 14 कहता है कि ओवर टाइम जो है, जैसे बेसिकली जो एक लेबर है वो काम करता है 12 से 14 घंटे, ठीक है। तो उनको एक जो उनका डे का सेट स्किल का मैंने आपको पहले बताया कि 497 पर डे का जो था, ठीक है, उतना उनको मिलना चाहिए। बट वो मिलता नहीं है। अगर वो नहीं मिलेगा, ठीक है, उसके बाद जो उनका जो ओवर टाइम है, ओवर टाइम में अगर वो 1 घंटे 2 घंटे एक्स्ट्रा करे तो उसका डबल अमाउंट उनको मिलना चाहिए। जो भी वेजेस होंगे उसके डबल अमाउंट उनको मिलेगा। ये जो मजदूर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो काम करते हैं तो उनकी ज़्यादातर कंपनियां हैं जो उनको सैलरी बहुत लेट करती हैं, जैसे 15 से 20 तारीख तक उनको सैलरी मिलती है। तो ऐसे में उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सब कुछ हैंडल करना, क्योंकि पूरे महीने के बाद भी अगर सैलरी लेट मिलती है तो उनके लिए कुछ ऐसा डेट का पेमेंट का। देखिए, एज़ पर लॉ मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपनियां लेट पेमेंट करती है, जो कि उनका एक डेली लाइफस्टाइल हो गया है कि वो लोग पे करेंगे 14 से 15 के बीच में। बट एज़ पर लॉ देखा जाए तो 1 से 7 के बीच में पेमेंट मिलना चाहिए उनको। ये उनके राइट्स और उनके ऑब्लिगेशंस के अंदर आते हैं कि इनके राइट्स हैं कि उनको 1 से 7 के बीच में उनका पेमेंट मिल जाना चाहिए। और अगर वो पेमेंट नहीं कर पा रहे ड्यू टू सम रीजंस कि कंपनी अभी लॉस में चल रही है, कुछ भी है, तो अगर वो नहीं कर पाए तो उनको इतना एक अमाउंट मिल जाना चाहिए कि जैसे वो अपने लाइफस्टाइल सस्टेन कर पाए। भगवान ना करे कि ऐसा हो, हादसे तो होते ही रहते हैं, लेकिन अगर मजदूरों के साथ काम करते समय कभी से हादसा होता है तो उस समय वो या उनके परिवार वाले क्या कर सकते हैं, या फिर किसके यहाँ गुहार लगा सकते हैं? उनके आगे की जो रूल्स हैं वो क्या है? ये क्वेश्चन आपका एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और मैं आपको इससे बताना चाहता हूँ कि इससे एक अवेयरनेस भी फैलेगी, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि उनके राइट्स क्या क्या है। देखिए, अगर उनके साथ कोई भी अभद्र व्यवहार होता है, कोई भी व्यवहार होता है, कोई उनसे गाली गलौज करता है या कुछ भी होता है, तो उसमें सेक्शन 351 और सेक्शन 352, दैट इज़ जो आईपीसी में था 504, 506 और जो आपने बात की हादसे की, वो हादसा आता है जैसे कि वहाँ पे कंपनी में कोई भी अनवांटेड अनफोर्सिड सिचुएशन क्रिएट हो गई या एक्सीडेंट हो गया, तो सेक्शन 304A, दैट इज़ आईपीसी में 304A तहत उसमें वो कंप्लेंट फाइल होगी, ठीक है। उसमें कंपनी भी फाइल कर सकती है, या तो फिर उनके लीगल हेयर्स होंगे वो फाइल कर सकते हैं, या पुलिस खुद उसमें फरियाद पक्ष बन के फरियाद कर सकती है इसमें। और इसमें जो कंसर्न अथॉरिटी रहेगी वो आके इसमें फाइल करेंगे। और इसमें कॉम्पनसेशन का दायरा सेट किया गया है कि अगर डिसेबिलिटी है, परमानेंट डिसेबिलिटी है, उसमें अगर सेमी डिसेबिलिटी है देखा जाए तो, ठीक है, और एकदम अगर देखा जाए तो बंदा एक्सपायर कर गया, जो भी लेबर है वो एक्सपायर कर गए, तो उससे ये देखा जाए कि कितना उसका टाइम पीरियड था बाकी जिसमें वो काम कर सकते थे, ठीक है। उनका रिटायरमेंट पीरियड, फॉर एग्जांपल उनका रिटायरमेंट पीरियड 60 ईयर्स तक का होगा, तो जितना टाइम उनका था उससे 60 ईयर तक का वो कैलकुलेट किया जाएगा, उतना अमाउंट उनको मिलना ही है एज अ सैलरी जैसा, ठीक है। और ऊपर से कॉम्पनसेशन उनको मिलेगा कंपनी से या तो फिर गवर्नमेंट से ऐसा। और आपको बता दूं मैं कि ये जो अमाउंट है ये पार्ट पेमेंट में होंगे। ये जो आजकल आप बच्चों की बाल मजदूरी के बारे में सुने, बहुत सारे बच्चे हैं जो मजदूरी करने के लिए विवश हैं, वो क्या उनकी मजबूरी है, क्यों करते हैं, लेकिन जो कंपनियां बच्चों को अपने यहाँ काम दे रही हैं या करवा रही हैं, तो उसके लिए क्या उनके लिए कोई राइट्स हैं बच्चों के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इसमें चाइल्ड लेबर जो है वो प्रोहिबिटेड है इंडिया में। चाइल्ड लेबर कहीं भी होना नहीं चाहिए, ना कोई एम्प्लॉयर को चाइल्ड को एज अ लेबर तरीके रखा जाए। और इसके एवज में 2 लॉ पास किए गए हैं जो चाइल्ड के राइट्स को और उनको एज अ लेबर ना रखा जाए या उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक है। उसके लिए 2 लॉ पास किए, दैट इज़ चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन
एंड प्रोहिबिशन एक्ट 1996। ये एक्ट पास किया गया था कि चाइल्ड के जो जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होता है, चाइल्ड का प्रोस्टिट्यूशन में भी होता है, उसके लिए सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सेफगार्ड करने के लिए, उनके राइट्स को और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। तो बच्चों को ये सब जो भी लेबर जो से एज अ लेबर तरीके उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है, विदाउट उनके कंसेंट के द्वारा, बिकॉज कंसेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, और बच्चे कंसेंट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो उनके फैमिली मेम्बर्स को रखा जाता है एज अ, क्योंकि वो माइनर रहते हैं, उनके फैमिली मेम्बर को ही रखा जाता है एज अ गार्जियन तरीके, ठीक है। और एक और एक्ट है दैट इज़ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, कि अगर कोई भी एक्ट या कोई भी बनाव अगर किसी बच्चे के साथ बनता है तो उसको, अगर किसी बच्चे के साथ बनता है या तो फिर अगर किसी बच्चे से के द्वारा होता है तो उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत देखेंगे, उसको हार्ड एंड क्रिमिनल तरीके नहीं ट्रीट किया जाता है, एक माइनर तरीके ट्रीट किया जाता है। माइनर तरीके कोर्ट ऑफ लॉ में भी यही बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे में उस कंपनियों के लिए कोई तो कार्यवाही का प्रावधान होगा जो बच्चों को अपने यहाँ जॉब करने के लिए मजबूर करे या फिर करवा रहे हैं? जी देखिए, इसमें सेक्शन 14 जो बताया गया है वो फैक्ट्री चाइल्ड लेबर एक्ट 1996 सेक्शन 14 में बताया गया है कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी कंपनी अगर किसी भी बच्चे को एज अ लेबर तरीके काम करने पे रखती है तो उनको, अगर इसमें जो पनिशमेंट जो बताया गया है तो उनको पनिशमेंट मिलेगा, इम्प्रिजनमेंट जो दिया गया है वो 6 महीने, ठीक है, वो नॉट इज मिनिमम 6 मंथ्स एंड मे एक्सटेंड टू 2 years तक का प्रावधान दिया गया है कि 6 महीने से कम नहीं होगा उसका जो सज़ा की जोगवाई है, और 2 साल से ज़्यादा नहीं होगा, 2 साल तक रहेगा, ठीक है। और इसमें जो फाइन बताया गया है वो नॉट लेस देन 20,000 एंड मे एक्सटेंड टू 50,000 तक का है। बहुत सारी कंपनी में ज़्यादातर महिलाएं भी हैं जो अभी काम कर रही हैं, उसमें जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं वो जॉब करती हैं, तो उनके प्रेगनेंसी लीव्स जो होती है वो कितनी होती है और उनके लिए जो सैलरी का रूल है वो कैसे है? देखिए, अभी मोस्ट ऑफ कंपनीज़ में ये अभी नया अमेंडमेंट के बाद भी आपको आया हुआ है कि ये प्राइवेट सेक्टर्स में भी और कंपनी में भी हर जगह पे अगर कोई भी महिला अगर प्रेग्नेंट है तो उनको मैटरनिटी लीव मिलना चाहिए, ये उनके राइट्स में आता है। और अभी जो अमेंडमेंट के बाद हुआ है तो उसमें जो प्राइवेट सेक्टर में भी पेड मैटरनिटी लीव दिया गया है, ठीक है। और पेड मैटरनिटी लीव उसमें अगर उनका चाइल्ड उन्होंने बॉर्न, अगर कोई चाइल्ड बच्चा पैदा हुआ है उनका, ठीक है, तो उसमें 12 वीक्स तक का मैटरनिटी लीव मिलता है, वो भी पेड होता है उसमें। और अगर एडॉप्टेड चाइल्ड होगा, ठीक है, तो उसमें 2 वीक्स तक का मैटरनिटी पेड लीव मिलेगा उनको। तो ये छुट्टियों के दौरान जो उनकी सैलरी है क्या उनको पूरी तरह से दी जाती है या फिर वो कट होती है? नहीं, ये एज़ पर लॉ और एज़ पर आप मिनिमम वेजेस एक्ट की बात करेंगे या सब की बात करेंगे तो उसमें एक सैलरी सेट किया गया है कि वो जो अमाउंट रहेगा वो अमाउंट उनको एज अ सैलरी उनको मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज़ उनको एक मतलब वो अगर मैटरनिटी लीव पे भी हैं तो भी कोई इशू नहीं है, उनको एज अ ये गिना जाएगा कि हाँ वो काम पे ही हैं, बिकॉज उनको मैटरनिटी लीव मिलता है, बिकॉज वो वहाँ पे चाइल्ड के उसमें है, प्रेगनेंसी में है, इसीलिए। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मज़दूरों के असल में उनके अधिकार क्या हैं? देखिए, मज़दूरों का अधिकार की बात किया है तो फिर उनके ये अधिकार है कि भाई आपके राइट्स में ये आता है कि अगर आपका एक्सप्लॉयटेशन हो, ठीक है, तो आप उसको रिपोर्ट करोगे, ठीक है। अगर आपका कहीं भी आपका सैलरी रुका हुआ है, ठीक है, तो आप उसके लिए आप कहीं अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अगर आपको कोई भी कहीं सुना नहीं गया हो तो उसके लिए अगर आपको आपके सुपरवाइज़र ने नहीं सुना तो आप जाके याचिका लगा सकते हैं, जाके एप्लीकेशन लगा सकते हैं सीधा आपके मैनेजर के पास। आपका मैनेजर ने भी नहीं सुना, चलिए मैनेजर ने नहीं सुना आपको, तो आप जाके लगा सकते हैं सीधा लेबर इंस्पेक्टर के पास और लेबर कमिश्नर के पास। वो अगर वो नहीं सुने वो रिफ़र कर देंगे कोर्ट में सीधा, क्यों आप डायरेक्ट कोर्ट में अपीयर कर सकते हो, आप खुद भी अपीयर कर सकते हो। उसको पार्टी इन पर्सन बोला जाता है कि अगर कोई भी आपको नहीं कर सकता है, ठीक है, अगर आपको नहीं सुविधा मिल पा रही है जो भी है तो उसके लिए आप खुद भी अपीयर कर सकते हो। और गवर्नमेंट ने ये सुविधा भी निकाला है, दैट इज़ नालसा बोला जाता है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बोला जाता है उसको, जिसमें अगर आप कोई भी वकील को नहीं हायर कर पा रहे हैं, अगर आपके केस के लड़ने के लिए जो भी है, तो उसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको वकील दिया जाएगा आपके केस फाइट करने के लिए। और इसमें अगर आप जीतते हैं, ठीक है,
और तो उसमें आपका कॉम्पनसेशन जो रेट रहेगा, कॉम्पनसेशन आपका जो अमाउंट ड्यू रहेगा उसका डबल भी हो सकता है और साथ में कॉम्पनसेशन भी मिल सकता है। कि आपने अभी हमें बताया कि कंपनियों में हादसे हो जाते हैं, लेकिन हादसे के दौरान अगर उनके शरीर का कोई भी हिस्सा अंग भंग हो जाए या हादसे के दौरान उनकी मृत्यु हो जाए तो ऐसे में कौन से सेक्शन के तहत उन पर कार्रवाई होती है? जैसा कि आपने पूछा कि अगर उनका परमानेंट डिसेबिलिटी है तो फिर टेम्पररी डिसेबिलिटी है, तो डिसेबिलिटी पे मैं ये कहना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ आपको कि अगर परमानेंट डिसेबिलिटी है तो जो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट्स आएंगे, जो मेडिकल में प्रूव होगा, ठीक है, उसके एवज़ में उनको कितना कंपनसेशन मिलेगा वो डिसाइड होगा, ठीक है। और इसमें अगर कंपनसेशन का डिसाइड करने का हुआ और जो कंपनसेशन डिसाइड होना चाहिए इसके खिलाफ अगर वो कंपनसेशन डिसाइड हो गया, सब हो गया, उसके बाद अगर उसके दौरान अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, अगर उनका डेथ हो गया, तो वो सेक्शन 304 जो मैंने पहले बताया कि जो आईपीसी में 304A है, वो अभी जो नया कायदा आया है दैट इज़ BNS, ठीक है, वो 304 को अभी रद्द कर दिया गया है। अभी 304 आईपीसी जो रद्द हुआ है उसके एवज़ में नया कायदा आया है दैट इज़ BNS 105, ठीक है। उसके खिलाफ, उसके एवज़ में वो कंप्लेंट की जाएगी, जो कि कंप्लेंट करता में आ जाएंगे, उनके फरियाद पक्ष में उनके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, कंपनी वाले भी हो सकते हैं, और वो जो खुद पुलिस वाले हैं वो भी कंप्लेंट करता में हो सकते हैं। कंप्लेंट होगा, कंप्लेंट के बाद उस पर अगर कन्विक्शन आया, इसमें कन्विक्शन होकर सामने को हुआ पार्टीज़ को, तो उनको जो कॉम्पनसेशन डिसाइड होगा वो कॉम्पनसेशन एज वेल एज फाइन भी इसमें उनको मिलेगा, ठीक है। और इसमें जो सज़ा की जोगवाई देखी जाएगी तो सज़ा है इसमें 10 साल तक की आज इम्प्रिजनमेंट की सज़ा जोगवाई दी गई है 105 में, दैट इज़ BNS में। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर उनको कोई भी सुविधा कहीं से भी नहीं मिली तो जो लेबर्स हैं, जो भी इसके तहत में आते हैं, जो मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर जो लेबर्स का डेफिनेशन दिया, जो डेफिनेशन के तहत में अंदर आते हैं, तो उनके पास एक और ऑप्शन है कि भाई अगर उनको कहीं से भी सुविधा कहीं से कोई रेमेडी नहीं मिली तो उनके पास श्रम सुविधा पोर्टल करके गवर्नमेंट ने ऑनलाइन वेबसाइट बना के रखी है, ऑनलाइन पोर्टल है जिस पर वो लोग खुद ऑनलाइन कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। ये सारी जानकारी देने के लिए और हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।